मॉर्निंग एवरीवन, मैं मनोज आर्य नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में आप सभी बच्चों के लिए जो 10th ज्योग्राफी की जो एसएसटी की जो बुक है, एसएसटी में जो ज्योग्राफी की जो बुक है वो उसके चैप्टर्स लेके मैं लगातार आ रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 6 जो है आपका विनिर्माण चल रहा था। विनिर्माण का पार्ट फर्स्ट आपको बना करके अपलोड करके डाल दिया गया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। और अभी जो है और जितने भी वीडियो जो पीछे बन चुके हैं इन बुक के, वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको उनका लिंक मिल जाएगा चैप्टर वाइज आपको। तो आप वहां से क्लिक करके, आपको प्लेलिस्ट में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सीधा वहां से क्लिक कीजिए और चैप्टर को देख लीजिए। तो आज हम आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। जो चैप्टर हमारा चल रहा था छठा विनिर्माण, विनिर्माण में हम लौह इस्पात उद्योग तक पढ़ चुके थे। लौह इस्पात उद्योग से आगे आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम जो अगला हमारा है वो था एल्युमिनियम प्रगलन, यानी कि एल्युमिनियम उद्योग के बारे में। किसके बारे में? लोहे के बारे में हम पढ़ चुके थे। एल्युमिनियम जो है, ये एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है। पहला जो हमारा आता है वो कौन सा आता है? लौह इस्पात उद्योग। कौन सा उद्योग? लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, जो हम पढ़ चुके थे। दूसरा आता है एल्यूमीनियम। एल्यूमीनियम जो उद्योग है वो दूसरा सर्वाधिक बड़ा लौह इस्पात उद्योग या इस्पात जिसमें हम कहें या धातु उद्योग जो है उसमें आता है। ये हल्का होता है, जंग नहीं लगता है, विद्युत का सुचालक है, वायुयान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, उपकरण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, मशीनी कलपुर्जे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, इंडस्ट्री जो बिजली उद्योग है उसमें सर्वाधिक इसका प्रयोग किया जाता है। तारे जो होते हैं आप जानते हैं वो एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। तो इसका जो काफी उपयोग है बड़ी मात्रा में वो होने लगा है। मिश्रित करके इसे कठोर भी बनाया जाता है। देश में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र जो है वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में आपके देखें और भी हैं। इन सभी राज्यों में आपके क्या पाए जाते हैं? ये एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र यानी कि इकाइयां लगी हुई हैं। प्रगलन समलेंटर बोलते हैं इंग्लिश में बॉक्साइड को कच्चे पदार्थ के रूप में। एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइड खनिज से मिलता है, बॉक्साइड से प्राप्त होता है, ठीक है, एल्यूमिना अयस्क है इसका ये, ठीक है। तो बॉक्साइड का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी हल्के लाल रंग की चट्टानों जैसा होता है प्रयोग किया जाता है। आप देखें इसमें 4 से 6 टन जो बनाना है आपको, तो 2 टन एल्यूमिना और 1 टन एल्युमिनियम चाहिए। एल्युमिनियम सबसे पहले कच्चा माल जो है उसको यूज लिया जाता है। बॉक्साइड खनन किया, फिर उसे क्या किया गया? प्रगलन घट्टियों में डाला गया, फिर उसको गला करके उसको साफ कर करके फिर उसको अलग रूपों में ढाल दिया जाता है, ठीक है, ये कारखाना। इसके बाद हम जो हम बात करें वो आता है रसायन उद्योग। आपके इतना सही दिया गया है, ज्यादा इसमें बड़ा नहीं दिया गया है, इसलिए मैं उतना ही आपको बता रहा हूं, ठीक है। जितना आपकी बुक में है उतना लेकर चल रहा हूं, क्योंकि फिर बच्चे कहते हैं कि भाई सर आप तो इसमें हमारी बुक में है ही नहीं, ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मैंने उतना ही पढ़ाया है, उतना ही बता रहा हूं। रसायन उद्योग भारत में उद्योग ये तेजी से फैल रहा है और इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद जो है उसमें जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में जो इसकी भागीदारी है वो 3% है। कितनी है? 3% भागीदारी है। ये उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा और विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर। एशिया में तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है? एशिया में स्थान है कौन सा? तीसरा स्थान, ठीक है। विश्व में 12वां स्थान है इसका। इस उद्योग की बात कर रहे हैं, किसकी? रसायन उद्योग की बात कर रहे हैं, ठीक है। लघु और वृहद इकाइयां इनकी लगी हुई हैं। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, अब इसमें कौन कौन से आते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, इनसे उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन आदि बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा है जिससे कांच, साबुन, शोधक, अपमार्जक बनाए जाते हैं। कास्टिक सोडा है, ठीक है। अब देखो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है, कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा से क्या बनता है? ये आदि उद्योगों में इसका प्रयोग लिया जाता है, ठीक है। कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन भी शामिल है जिससे कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, औषधि दवाइयां वगैरह वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है भारत जो है,
आधारभूत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि व उपभोक्ताओं बाजारों के लिए किया जाता है। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है उर्वरक। और उर्वरक आप जानते हैं, उर्वरक खेतों में डालते हैं, यूरिया सबसे ज्यादा मात्रा में डाला जाता है, रसायनों से मिश्रित करके बनाया जाता है। ठीक है, उर्वरक जो होता है, उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक है, मुख्यतः यूरिया और फास्फोटिक उर्वरक, यूरिया और डीएपी नाम सुना होगा आपने। यूरिया खेतों में डाला जाता है, डीएपी खेतों में डाला जाता है, अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक जिसमें 3 प्रमुख पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास, इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास ये प्रमुख रूप से डाले जाते हैं। ठीक है, पूर्णतः आयात किया जाता है इनका, आयोग का इर्द गिर्द केंद्रित है, इन्हीं के आसपास जहां ये मिल जाते हैं वहीं पर ये उद्योग जो है कौन सा उर्वरक उद्योग स्थापित कर दिया जाता है। हरित क्रांति जब हुई तो इन उर्वरकों का सबसे अधिक प्रयोग हुआ उत्पादन बढ़ाने के लिए। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो राज्य थे ये प्रमुख रूप से, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, केरल में उर्वरकों 50% उत्पादन होता है। ठीक है, इसके बाद जो उद्योग आता है आपका वो आता है सीमेंट उद्योग। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट उद्योग में सबसे पहले 1904 में समुद्री सीपियों के द्वारा जो है वो उद्योग संचालित किया गया चेन्नई, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु, और वो असफल रहा। उसके बाद फिर आपके देखें लाखेरी में, राजस्थान में सीमेंट उद्योग और भी कई जगह जो है स्थापित किया गया। सीमेंट उद्योग में कल कारखानों में सीमेंट काम आती है, बिल्डिंग बनाने में काम में आती है, पुल बनाने में, हवाई जहाज अड्डा वगैरह वगैरह। और इसको बनाने के लिए चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। इसको बनाने के लिए चूना पत्थर सर्वाधिक, फिर जिप्सम, चूना पत्थर चाहिए, जिप्सम चाहिए और क्या क्या चाहिए भाई, सिलिका की आवश्यकता होती है, और कोयला। ये प्रमुख कच्चा माल है सीमेंट बनाने के लिए। चूना पत्थर और जिप्सम जरूरी है, ठीक है, और उनको गलाने के लिए, जलाने के लिए भट्टी में चूना, यानी कि रेल परिवहन के अतिरिक्त जो है इसे विद्युत ऊर्जा भी कोयले से बनाई जाती है। ठीक है, सीमेंट उद्योग हर जगह। सबसे पहला कारखाना जो है मैं आपसे कह रहा था 1904 में चेन्नई में लगा था, समुद्री सीपियों से बनाई गई थी, समुद्री सीपियों से, जो कैसा रहा, असफल रहा। क्या रहा, ये कारखाना असफल रहा था, नहीं चला ये, ठीक है, लेकिन फिर आगे इसमें सुधार हुआ गुणवत्ता में और बढ़ता गया और बढ़ता गया ये उद्योग। आज ऐसा है कि पूरे देश में फैला हुआ है। सीमेंट के बाद बात करें मोटर गाड़ी, कौन सा, मोटर गाड़ी, ठीक है, अरे गाड़ी दिया मैंने, मोटर गाड़ी। मोटर गाड़ी यात्रियों के समान तीव्रतम परिवहन का साधन है, जिसमें हम बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि, जो बहुत सारी बसें हैं आदि हैं, ये सब का प्रयोग हम करते हैं। किसमें, मोटर गाड़ी उद्योग में। किसमें करते हैं, मोटर गाड़ी जो उद्योग है इसमें ये सब बनाई जाती हैं, आप सभी जानते हैं। और उदारीकरण के पश्चात नए नए आधुनिक मॉडलों का विकास हुआ, पहले जैसी मोटर गाड़ियां नहीं अब तो। और देखो ये मुख्य रूप से दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, इन सब में ये मोटर गाड़ी उद्योग जो है स्थापित हो गया है। ठीक है, गुड़गांव में भी है, लखनऊ, इंदौर, जमशेदपुर, बंगलुरु। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग दूसरा होगा भी, सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की बात करें, आप सभी जानते हैं आज के जमाने में जो है सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी जो है वो बहुत ज्यादा, इसमें टेलीफोन है, मोबाइल है, और बहुत सारे इक्विपमेंट है। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे इक्विपमेंट है जो काम में लिए जाते हैं, जिनका प्रयोग किया जाता है। तो आज कंप्यूटर बन गए, कंप्यूटर बन गए, मित्र बोल गया मैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, बहुत सारे उपकरण है जो सूचना तकनीकी के काम में लिए जाते हैं। तो इसमें सब ये है बनाया जाता है, टेलीफोन, एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उपयोगी वस्तुएं आदि। ठीक है, इनका मुख्य जो केंद्रीकरण है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, पुणे,
हैदराबाद, लखनऊ, ये मुख्य मुख्य आपकी जगह है जहां पर ये बनाए गए। अब देखो मुख्य संकेतन दिल्ली, नोएडा, मुंबई, चेन्नई और ये पुणे, पुणे को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। बेंगलोर, बेंगलोर सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है बेंगलोर को। औद्योगिक प्रदूषण में पर्यावरणीय निम्नीकरण, देखो भाई जब अब ये इंडस्ट्री लगाते हैं तो इन इंडस्ट्रियों के कारण हम लोग मनुष्य जो है वो ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या करता है, इस पर्यावरण को, हमारे पर्यावरण को क्या करता है, दूषित करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है, दूषित करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। और कुछ पर्यावरणीय समस्या और पर्यावरणीय निम्नीकरण होता है, जिसमें सबसे पहला होता है, आप बात करें प्रदूषणों की, किसकी बात करें, प्रदूषणों की। तो प्रदूषण में जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो पहला प्रदूषण दिया गया है वो वायु प्रदूषण। आप सभी जानते हैं हमारे वायुमंडल में 78% जो है ऑक्सीजन, वो नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, ठीक है, और बाकी बची हुई 1% जो है अन्य गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, फ्यून, जिप्रोन, जो भी है, ठीक है। तो इसमें से आप देखें वायु प्रदूषण लगातार जो है वायु में धुआं छोड़ा जा रहा है, बहुत सारी मशीनें चल रही हैं, बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है, फैक्ट्रियों के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है, घरेलू उपकरणों के कारण धूल, स्प्रे, कुआसा, धुआं जैसी बन जाती है, ईंट भट्टे हैं, कागज, रसायन उद्योग है, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी, जो गैस का विसर्जन हुआ, तो भोपाल गैस त्रासदी भी वायु प्रदूषण बहुत ही छोटा और इजी सा टॉपिक है, ठीक है। वायु में जो वायु का मूल गुण है उसमें परिवर्तन हो जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु उपयोगी ना रहे तो प्रदूषित हो गई है, वायु प्रदूषण। उसके बाद जो आता है दूसरा, वो आता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का नाम लेंगे तो सबसे पहले गंगा और यमुना का नाम आएगा। फैक्ट्रियों द्वारा निकाले गए अपशिष्ट सारे इन नदियों में डाल दिए जाते हैं, घरेलू अपशिष्ट इसमें डाल दिए जाते हैं, सीवरेज नाले इसमें डाल दिए जाते हैं, पीने योग्य पानी नहीं है, कृषि योग्य नहीं है, झाग आने लगते हैं केमिकलों के कारण। तो ये हो जाता है आपका जल प्रदूषण, जिसमें भारत में सबसे पवित्र नदियां हो गई हैं यमुना और गंगा, जो कभी सबसे पवित्र नदियां कहलाती थी, हम मानवों ने उनका नाश कर दिया, ठीक है। रंगाई, छपाई और चमड़ा, कानपुर में चमड़ा उद्योग के कारण गंगा नदी और यमुना नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है, सड़ गई है बिल्कुल, ठीक है। कोई यूज नहीं रहा उसका, रंग, अपमार्जक, कीटनाशक सब इसमें डाल रहे हैं हम। तापीय प्रदूषण भी होता है, क्या होता है, तापीय प्रदूषण। तापीय प्रदूषण की बात करें जब कारखानों तथा ताप घरों में गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो जल में तापीय प्रदूषण हो जाता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में अपशिष्ट, तापीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो ताप संयंत्र होते हैं ना, परमाणु ऊर्जा, कोटा में है, ठीक है। भारत में और बहुत सारे हैं, कल्पक्कम है, ठीक है, रावत भाटा है, ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, जहाँ से ऊर्जा भी बनाई जाती है, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे कूड़ा करकट और अन्य बहुत सारी चीजें और रेडिएशन निकलता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जो कानों के 80 से 120 डेसिबल डीबी, 80 से 120 डेसिबल के अधिक जो ध्वनि होती है वो कानों को कर्णप्रिय नहीं होती और कानों के लिए नुकसानदायक, मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाएगा, कान फट जाएंगे, कान के पर्दे फट जाएंगे और बहुत सारी बीमारियां, त्वचा संबंधी रोग भी हो सकते हैं। किसके कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण मानसिक रूप से बीमार भी हो सकता है व्यक्ति। और ये गाड़ियों के चलने से, तेज डीजे बजने से, कारखानों से चीखने से, गैस त्रासदी से, ड्रिलिंग से, मशीनों के चलने से ध्वनि प्रदूषण होता है। अब करना है इनका रोकथाम। क्या करना है, पर्यावरणीय समस्याओं को रोकना है तो रोकथाम करना होगा, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम करनी होगी। क्या करनी होगी, तो रोकथाम करना है। तो जो जो हम बुरे काम कर रहे हैं, सीधे से शब्दों में कहूं, जो जो हम बुरे काम कर रहे हैं उन सभी बुरे कामों को क्या करना होगा, बंद करना होगा, तभी जाकर के आपकी ये जो समस्या है वो निराकरण हो पाएगा, ठीक है। अन्यथा इसी प्रकार से प्रदूषण होता रहा तो यही समस्या आती जाएगी। अब इसमें एक बात आती है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाना पड़ेगा। संसाधनों का उतना ही प्रयोग करें जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक संसाधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को अपनाना चाहिए। होता क्या है, संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करें कि भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधनों का उपयोग हेतु बचाया जा सके
और वर्तमान में जो पीढ़ियां हैं वो भी उसे प्रयोग ले सकें। इस प्रकार का आपका जो संसाधनों का उपयोग है वो सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। यांत्रिक क्रियाओं पर रोकथाम करें, तापीय क्रियाओं पर रोकथाम करें, नदियों में जल प्रदूषण डाला जा रहा है उसको रोके, वायु गैसेस जो हानिकारक है वायु में डाला जाए उसको रोकें, मशीनों से निकलने वाली तेज ध्वनियों को रोका जाए। इन सब का रोकथाम करेंगे तब जाकर हम पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्या को रोक पाएंगे। ये चैप्टर होता है आपका यहाँ खत्म और इसे हम पढ़ेंगे बेटा आगे। ठीक है, अगला चैप्टर आएगा आपका 7वां, जो अगली वीडियो आपको मिल जाएगी।